बताना है। अब आवाज का बताओ, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? मैंने ईयरफोन लगा लिया इसलिए पूछ रहा हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम होती है ईयरफोन में। अभी भी स्लो आ रही है? ये क्या मसला हो गया? वेट करो बेटा। किस किस को नहीं आ रही आवाज? बताओ भाई। उमेरा, इंशरा, माइन, मुनीरा, तहरीम, फरीदा। नाउ इट्स क्लियर। सही है, उमेरा का मसला क्लियर हो गया। फरीदा तुम बताओ। सही है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, हम चैप्टर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी जो मेन बात है कि जो मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो तुम लोग ने कंप्लीट तो कर लिया होगा उम्मीद है, लेकिन मैंने वो कीज अब तक नहीं भेजी जिन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। इसकी वजह ये है कि कीज अभी तक मैं बना नहीं पाया हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मैं उसको सॉल्व करूंगा तुम लोग को भेज दूंगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सही है। लेक्चर पे आते हैं भाई। लेक्चर क्या है कि हमारा हमने स्टार्ट किस तरह करना है भाई। देखो, जो केमिकल प्रॉपर जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, जो ट्रेंड्स हैं चैप्टर 5 के, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी से आते हैं। जब तुम लोगों को असाइनमेंट दूंगा ना तो देखना 80% क्वेश्चन यहीं से आए हुए होंगे। बाकी कुछ आए हुए होते हैं स्टेनलेस स्टील से, इधर से उधर से। बाकी ज्यादातर चीजें आई हुई होती हैं इन्हीं में से। जो हमारे पास जो ट्रेंड्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और आगे जाके जो ट्रेंड्स हैं। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करो। ठीक है। हमारे पास जो पहला है वो है हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है। एनटीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है भाई। वो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? वो ये पूछा गया है कि ये जो हमारे पास जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो क्यों होती है? ठीक है। वो क्यों होती है ये पूछा है। अब उसका जवाब जो है, एक दफा जो है एनटीएस ने खुद ही गलत दे दिया था। ठीक है। और एक दफा आया है ये सवाल। तो इसकी जो बेसिक जो इसकी वजह है ना, वो पता है क्या है उसकी? एक ये वजह है कि जो हमारे पास जो 3D और 4s ऑर्बिटल होता है ना, उनका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत कम होता है। एनर्जी लेवल डिफरेंस का मतलब ये है कि वो दोनों बहुत करीब करीब होंगे। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी ना, तो क्या होगा, हमारे पास जो 3D और 4s ऑर्बिटल है ना, वो दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। ठीक है। हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें दोनों ही हिस्सा लेंगे। ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। और ये क्या है भाई, और उसकी वजह ये है कि जो 3D और 4s ऑर्बिटल है उनका जो है बॉन्ड का जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी डिफरेंस भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है भाई, कभी +1 दिखाएगा, कभी +2 दिखाएगा, कभी +3, कभी +4। जरूरी नहीं है सिर्फ +2 से स्टार्ट करे। जैसे हमारे पास क्रोमियम होता है और कॉपर होता है, वो +1 भी शो करते हैं। ठीक है। ज्यादातर क्या करते हैं, +2 शो करते हैं। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि होता किस तरह से है ये। सही है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर और ये एक और चीज जो है, जो मेन पॉइंट है, वो जो आ सकता है एमसीक्यूज में, कि जो हमारे पास जिंक की है वो एक्सेप्शन है। तो ये जिंक क्या करता है, वो वेरिएबल स्टेट दिखाता ही नहीं है। क्या करता है वो? सिर्फ +2 दिखाता है। सही है। उसकी भी हम वजह बताएंगे अभी आपको। ठीक है। वेट करना है यार 1 मिनट तुम लोग। मैं थोड़ी सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। भाई देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। सही है। अगर हम पहली एग्जाम्पल लें, किसकी पहली एग्जाम्पल लें? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को एग्जाम्पल देखो, हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है शुरू कहाँ से हो रहे हैं? शुरू हो रहे हैं कहाँ से? स्कैंडियम से शुरू होते हैं। ठीक है। और जाते कहाँ तक है? जिंक तक। ठीक है। ये Zn लिखा है मैंने। ठीक है।
जो हमारे पास स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम जो है हमारे पास, स्कैंडियम क्या, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D1 और 4s2 होती है, ठीक है। तुम लोग को पता है, तुम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है कि क्या होती है, 4s2 3D10 होती है, ठीक है, कि 4s जो है पहले 3D से पहले 4s फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि भाई जो 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलने, होना तो ये चाहिए ना, जो आउटर शेल है हमेशा उससे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन होता ये है कि हमारा जो डी ऑर्बिटल है ना, ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल होता है ना, वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास स्कैंडियम है, वो कौन कौन सी स्टेट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। तुम लोग, एक मिनट, हमारे पास जो स्कैंडियम है वो कौन कौन सी स्टेट दिखा सकता है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अपना जो है स्कैंडियम का है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D1 और 4s2, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गई, 3D1 4s2 हो गई, क्या होगा, सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4s अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये मत पूछना कि एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज करेगा, ठीक है, ये मत पूछना बिल्कुल भी, सही है। तो हमारे पास कितनी वैलेंसी हो गई, हमारे पास जो 4s थे, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, वो कितने हो गई, +2 हो गई, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, बताते रहो जवाब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या होगा, अब दूसरी दफा में क्या हो रहा है, हमारे पास जो 3D1 और 4s0 है, वो डी भी अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है, जो डी भी है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3D भी 0 हो जाएगा और 4s भी 0 हो जाएगा। तो स्कैंडियम के पास हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हमने क्या लिखा हुआ है भाई, स्कैंडियम का मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, तुम लोग खुद लिख लेना। अब आ जाओ बाकी दूसरे पे, इसी का कोई क्वेश्चन है, तेरियम, एक मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। देखो भाई, हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो स्कैंडियम है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, वो है 3D1 और 4s2, ठीक है। 3D1 और 4s2 है, सही। अब 3D1 और 4s2 जब है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो क्या करेगा, सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। जब 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3D से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आ रही है बात समझ, पहले 4s से जाएंगे, 3D से जाएंगे। अगर पहले वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो पहले हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, ये वाली सिचुएशन आएगी सबसे पहले, ठीक, ये वाली सिचुएशन जो 3D1 और 4s0 हो रही है। फिर दूसरी सिचुएशन क्या आ रही है हमारे पास, कि वो 4s के बाद अपने 3D का भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो पहले हमारे पास जो एक्सीडेशन स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है, ठीक है। तो पहले जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 4s0 जब हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो +2 आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और जब वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो +3 आ जाएगा। अब आया, सबको समझ आया ये जो मैंने कहा है? आगे आगे चल लो, आगे जाके समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हो गई हमारे पास स्कैंडियम की, ठीक है। देखो मैंने ये कहा था, देखो मैंने ये कहा है कि जो नॉर्मली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा जब हम कर रहे होते हैं ना, तो आउटर मोस्ट शेल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो हम क्या, हमारे पास क्या होगा कि जो 4s के इलेक्ट्रॉन है ना, वो पहले लूज होंगे और 3D के बाद में लूज होंगे। हम क्या करते हैं, हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिखते हो, तो क्या लिखते हो, 4s2 और 3D10, मतलब जो 3D की जो एनर्जी है वो 4s से ज्यादा है, तो मतलब D को पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए थे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, 4s पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की खुसूसियात है कि जो 4s है और 3D है, वो दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। उसमें भी 4s जो है वो पहले, जहां पे तुम लोग लिखना शुरू करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जब जाते हो तो क्या लिखते हो, 4s2 3d10 ना, 4s2 के बाद आता है ना 3d10, है ना, 3d10 4s2 के बाद आता है ना। तो 3D को पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए थे, लेकिन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, 4s पहले लूज कर रहा है। तो यही चीज मैं समझा रहा था शुरू में, ठीक है। अब आ जाओ तुम लोग किस पे, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास,
ठीक है, मैं दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ किसकी, टाइटेनियम की। हमारे पास जो टाइटेनियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d2 4s2। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा भाई, 4s अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्या होगा 3d2 और 4s0। सही है, सोचते रहो दिमाग में, इसके बाद क्या होगा 3d1 और 4s0। फिर क्या होगा 3d भी 0 हो जाएगा और 4s भी 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ यहाँ तक सबको। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, 3d2 4s2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, लेकिन जो 4s है उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, क्या हुआ 4s 0 हो गया। फिर क्या हुआ, 4s ने तो अपने दो लूज कर ही दिए थे, 3d ने भी अपनी लूज कर दी है। सिर्फ टाइटेनियम की बात हो रही है, ऐसे नहीं है कि तुम लोग एलिमेंट ही दूसरे सोच लो कि भाई ये दूसरे एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती क्या है। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है बताना, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाई टाइटेनियम में से दो इलेक्ट्रॉन गए, तुम लोग ने जल्दी से 1s2 2s2 लिखा टाइटेनियम को, और फौरन से 3d के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले और 4s2 से आंसर लिख दिया, गलत हो जाएगा मेरा बच्चा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे 4s2 गए। तो इसलिए सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कभी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं एनटीएस। सही है, अब क्या है भाई हमारे पास, ये पहली, ये तो हो गई 0। ठीक है, फिर क्या हुआ हमारे पास +2 हो गई। ठीक है, खुद ही जवाब देते रहो दिल में, +3 हो गई और क्या हो गई +4 हो गई। ये हो गई हमारे पास टाइटेनियम तक की। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आया। एक एग्जाम्पल और है जिंक की, और उसमें तुम लोग को पता चल जाएगा कि वो 2 से ज्यादा, +2 से ज्यादा क्यों नहीं देता। जवाब दो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सब 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 जवाब दें सब। देखो +3 कैसे हुआ, देखो बता रहा हूँ भाई। देखो +3 किस तरह हुआ, पहले देखो, पहले क्या हुआ, 0 था, सही है, फिर दो इलेक्ट्रॉन गए +2 हो गया, फिर तीन इलेक्ट्रॉन गया +3 हो गया। ठीक है, इतनी आसान सी बात थी। कैसे +3 हुआ, ऐसे हुआ कि उसने तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आ गई बात समझ। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिंक के बारे में बता देता हूँ, जिंक को हम फोकस करेंगे अब। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट समझा के आगे बढ़ेंगे। सही है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है, जिंक है। ठीक है, जिंक हमारे पास है। ठीक है, कॉल आ रही थी, सॉरी। जिंक है हमारे पास, जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना बच्चा, वो क्या होती है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 और 4s2। अब क्या मसला हो गया भाई कि हमारा जो जिंक है, हमारे पास जो जिंक भैया हैं, उनके साथ मसला ये हो गया कि वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज तो कर देंगे दोनों, किसके, 4s के, 3d10, और क्या हो जाएगा 4s तो 0 हो जाएगा, +2 तो बन गया। ठीक है, +2 तो बन गया। अब ये जो 3d10 है, ये तो फुली फिल्ड है, 4s2 भी फुल फिल्ड होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इजी से। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ जो 3d ऑर्बिटल है ना, ये फुल फिल्ड है। तो जब फुल फिल्ड है ना, 3d ऑर्बिटल जब फुल फिल्ड होता है ना, ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। इतना ज्यादा स्टेबल है तो भाई ये मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा, +3 +4 जिंक नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा जिंक। आ गई बात समझ। सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और दो 2 पॉजिटिव बना लेगा, +2 बना लेगा, और बात यहीं खत्म हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगा जिंक। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। 1 मिनट, तुम लोग के क्वेश्चन ऊपर चले गए, वेट करना।
सही है, सबने यस ही बोला है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। सही है। हमारे पास जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर इसमें कुछ रह गया तो वो बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मेरा बच्चा, ठीक है, मैंने क्या बताया कि +2 +3 +6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सही है। एक तो कीबोर्ड खुलता रहता है। सही है, ये हो गया। फिर क्या हो गया, जिंक जो है सिर्फ +2 देता है, एक्सेप्शन है, वेरिएबल नहीं देता, सिर्फ +2 देता है। और मैंने बताया 3D और 4s दोनों। अब ये तुम्हारे पास जो मैग्नीज है ना, वो सबसे ज्यादा देगा, +7 है। गूगल करना, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, खुद करना, नहीं समझ में आया मुझसे पूछना। क्या करना है, होमवर्क क्या है, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पूरी की पूरी। मैं बता देता हूँ कहाँ से शुरू होगी। मैग्नीज होगा अपना, मैग्नीज होगा 4s2 3d5, 3d5 4s2। सही है, आम जबान में 4s2 3d5 होगा। अपनी ये लिख लो कि ये होमवर्क है, और बताना है मुझे कि +7 कैसे बनाता है। तुम लोग अपने खुद ही करना, नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना, मुझे कोई मसला नहीं है बताने में। ठीक है, सिर्फ तुम लोग को पता चल जाए मुझे कि तुम लोग की समझ में आ रहा है, इसलिए सिर्फ तुम लोग से करवा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है भाई, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आ जाओ, क्या भाई हमारे पास जो कलर्ड कंपाउंड है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। भाई कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इसकी जो एक बुनियादी वजह है ना, वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताई गई है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताई गई है, जो कि बताना जो है जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है एनटीएस के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं तुम लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर में जरूर बता दूंगा। असल में होता ये है कि डी ऑर्बिटल जो होता है ना, वो दो एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाते हैं। एक हायर एनर्जी लेवल होता है, एक लोअर एनर्जी लेवल होता है। ये चीजें तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि छोड़ दो अभी। सही है, तो एक हायर में टूट जाता है और एक लोअर में टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो कलर्ड कंपाउंड बनाता है। कलर्ड कंपाउंड बनाता है, खुद कलर्ड नहीं होता। फिर बता रहा हूँ क्या करता है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, खुद कलर्ड नहीं होते। क्या समझ में आ रहा है भाई, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं लेकिन खुद कलर्ड नहीं होते। आ रही है बात समझ। तो भाई हमारे पास जो है लोग परेशान हो जाते हैं, भाई सब तो कलर्ड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या हमारा जो है जो कॉपर है वो ब्लू कलर का होता है। मुझसे एक दफा बच्ची ने सवाल पूछा, सर आप बोल रहे हैं कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, सिर्फ कॉपर ब्लू कलर का होता है, बाकी सब तो व्हाइट होता है। मैंने बोला अच्छा ये बात है, ये तो इसका तो जवाब ही नहीं है मेरे पास। मैंने बोला बेटा लिखा हुआ है कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये नहीं लिखा हुआ खुद कलर्ड होता है। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फॉरन एक्साइटेड हो जाते हैं, और क्या होता है वो दो ऑर्बिटल में टूट जाते हैं। क्या होता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है। अगर कोई क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से आया हुआ हो तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी तुम्हारे लिए यही जरूरी है कि जो हमारे पास जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, जो लास्ट जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स में आ जाते हैं। और क्या होता है भाई, और क्या होता है फिर, वो होता है यही कि जो है वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, दूसरों का अट्रैक्ट करते हैं और कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। उसकी सिर्फ बुनियादी वजह ये है, बाकी सारी वजह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताई गई है। तुम्हारे पास एनटीएस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एनटीएस में तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। ठीक है, कि क्यों होता है भाई, ये क्यों होता है। सही है, द कलर, पता नहीं हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। चलो खैर, तुम लोग ये पूरी लाइन जो है नीचे तक है, इसको हाईलाइट करो। ठीक है, पता नहीं हो क्यों नहीं रही, समझ नहीं आ रहा वैसे, हाथ से करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हाईलाइट करो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। और तुम्हारे पास एमसीक्यूज आया कि भाई क्यों होती है, तो क्यों होती है, क्रिस्टल फील्ड की डी ऑर्बिटल की वजह से। और दूसरी बात तुमसे पूछ लिया कि भाई ये साइन किस चीज का होता है, ये साइन जो जो डेल्टा के साइन के साथ ओ बना हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉट। ठीक है, ये नॉट का साइन क्या है, ये भाई ये क्या है, स्टेबिलिटी एनर्जी का जो है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी का सिंबल है। ठीक है, अब आओ जो नॉर्मल सी बात है जो बतानी है इसके अंदर। ठीक है,
अब भाई हो क्या रहा है कि हमारे पास जो जो रट्टे वाले सवाल है जो आ सकते हैं, भाई पूछेगा कि कॉपर जो है कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है और कौन सा कलर बनाता है। ठीक है, कॉपर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है और कौन सा कलर खुद बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है बुक में कि कॉपर जो है वो रेड, हेम्स लिख दिया मैंने, इसको हेंस कर लेना। ठीक है, ठीक है। कॉपर जो है रेड एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, ब्लू कलर देता है। असल में हमारे यहाँ चक्कर ये है, हमारी बायोकेमिस्ट ने एक बार बताया था कि जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है वो हमें नहीं दिखता, उसका ऑपोजिट कलर हमें दिखता है। ठीक है, तो यही वाला सीन होता है। ये पूरी लाइन तुम लोग को याद रखनी है कि वेनेडियम कौन सा कलर बनाता है, ग्रीन कलर। और जो फेरस है वो भी ग्रीन होता है। जो Fe+3 होता है वो येलो होता है और पर्पल हो। और जो कोबाल्ट होता है वो +2 होता है पिंक में, और टाइटेनियम जो है +3 होता है पर्पल में। तुम लोग को क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये जो जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सब तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, तुम लोग को क्या चीजें याद रखनी, ये जो मैंने लिखा हुआ है तुम लोग को याद रखना है। इसके बाहर का इंशाल्लाह कुछ जरूरी नहीं है। सही है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट जो मैंने बताया है कि कलर क्यों बनाते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, एमसीक्यू आ चुका है और ये आ भी सकता है दोबारा। ज्यादातर एमसीक्यू जो भी चैप्टर 6 में से आए हैं, जो चैप्टर 5 में से आए हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आए हैं या किसके आए हैं, कलर्ड कंपाउंड के। सही है। अब आ जाओ कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, सारे एमसीक्यूज इसी में से आ सकते हैं चैप्टर 5 के। और बाकी जो केमिस्ट्री है, जो CuSO4 की है, पर मैग्नेट की है, उन सब के शॉर्ट पॉइंट्स आ सकते हैं। बाकी जो क्या बचा हमारे पास, जो कॉपर की एक्सट्रैक्शन है, कॉपर की एक्सट्रैक्शन इंशाल्लाह कोई सवाल नहीं आएगा उसमें से। अगर आया भी तो भी बताऊंगा मैं तुम लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर में। ठीक है, अभी इस क्लास में नहीं बताऊंगा क्योंकि अनइम्पोर्टेंट चीज है। मैंने कहा था कि अनइम्पोर्टेंट चीजें रिकॉर्डेड लेक्चर में बताऊंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछे। ठीक है, अब आओ तुम लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे। कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात है भाई। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है भाई, कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसलिए होती है कि भाई हमारे पास जो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है। तो जब उनके पास बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उनके पास बहुत बहुत ज्यादा जगह खाली होती है। ठीक है, उनके पास जब बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो फुल बॉन्ड बनाने के मूड में होते हैं। ठीक है, तो उनके पास अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास +2 है, तो वो किसी को भी ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, सही है। क्या कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जब दे रहे होते हैं और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस पे बैठने की स्पेस दे देते हैं। क्या सरफेस मतलब, ये खुद बेस बन जाते हैं और इन पे कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट सिट कर लेता है। ठीक है, ये लेमैन की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एज अ बेस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, वो बेस होते हैं एज अ बेस। बेस वो वाली नहीं, ये बेस जो है जमीन वाला बेस है। ठीक है, जो फाउंडेशन चाहिए, बेस वो वाला नहीं, बेसिसिटी वाला नहीं। ठीक है, क्या ये बेस फाउंडेशन, एज अ फाउंडेशन तुम लोग को बताऊंगा। बेस मेटल तुम लोग समझोगे कि मेटल जो है बेस बन गए। सही है, एज अ फाउंडेशन एक्ट कर रहे होते हैं ये। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये सरफेस एरिया दे रहे होते हैं और फिर क्या करते हैं, जब ये पॉजिटिव +2 चार्ज या +3 +4 +5 जितने भी चार्ज बना सकते हैं, तो क्या करते हैं, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होते हैं कि भाई पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना, आयनिक भी बना सकते हैं, कोवलेंट भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, उस बारे में हम बात करते हैं अभी। ठीक है, अब क्या है भाई, कैटालिटिक प्रॉपर्टी में तुम लोग को क्या क्या चीजें याद रखनी है भाई, कि जो दो बुनियादी वजह हैं, वो दो बुनियादी वजह बता देता हूँ तुम लोग को। दोनों को हाईलाइट करता हूँ, पता नहीं माउस से हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आ रहा है, तुम लोग पहले बताओ, जवाब दे दो तुम लोग, ताकि तुम लोग का इनपुट ले लूं। अब तक सब समझ में आ रहा है? सब 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 इनपुट दो सब, मेरा टाइम इतना फालतू नहीं है। जी भाई, सब बता दें। उरीदा बेटा, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सही है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के जो दो बुनियादी वजह हैं, जो दो बुनियादी वजूहात हैं, वो क्या हैं? दो बुनियादी वजूहात क्या हैं भाई हमारे पास? एक तो वो सूटेबल सरफेस एरिया देते हैं। ये पॉइंट तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास एनटीएस में आएगा कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है। इस ये जो पूरे जो ट्रिप चल रही है ना, जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि कोई चीज क्यों हो रही है। ये जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी दे रहे हैं या कलर्ड कंपाउंड दे रहे हैं, ये मेरा बच्चा दे क्यों रहे हैं, ठीक है। सही है, ये दे क्यों रहे हैं। अब बात ये है कि अपना और दूसरी वजह क्या है, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। सही, मैंने क्या बताया था, जब ये एक एज अ फाउंडेशन काम करते हैं, तो इस पे क्या होता है, बहुत सारे जो गैसेस होती हैं वो सिट करती हैं, और उनको क्या करता है, एटॉमिक फॉर्म में रिलीज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, एटॉमिक फॉर्म में उस गैसेस को रिलीज करता है। उस पे क्या होता है, जो फाउंडेशन है उस पे किस फॉर्म में बैठ रही है, मिल नहीं रहा, लिखा कहाँ पे मैंने, हाँ ये रहा। सही है, क्या हो गया, मॉलिक्यूलर गैसेस आर रिलीज इन द एटॉमिक फॉर्म। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैसेस सिट करती हैं, और उठती किस फॉर्म में भाई, एटॉमिक फॉर्म में। जब एक चीज एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी तो रिएक्ट करेगी, और जब एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी, रिएक्ट करेगी, तो एजा जो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो एजा फाउंडेशन रिएक्ट कर रहा था, उसने उसको एटॉमिक स्टेट में रिलीज करवाया, तो क्या एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट किया उसने। ठीक है, क्या किया, उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प की। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, या उसको फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या करता है, एनहेंस करता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन को एनहेंस करता है। भाई किसी की क्लास में से जाए, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डेड दूंगा, कोई इशू नहीं है। तुम लोग, किसी का नेट चला जाता है, वो बेचारा थोड़ी देर बाद आ रहा होता है, फिर पूछ रहा होता है सर क्लास मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी बेटा, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग पूरी करूँ, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, वो कौन कौन से एलिमेंट दे रहे हैं, वो ये तुम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो पैलेडियम है, ठीक है। निकेल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जब तुम लोग को मैं हाइड्रोजनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो ये क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे इनके क्या होता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है, और फिर क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में चले जाता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, जो कि मैंने पहली क्लास में ही बताया था, ठीक है। और हमारे पास जो वेलिडियम पेंटाऑक्साइड है, जो हमारा वेलिडियम है, ठीक है, क्या है वो भी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। वो क्या करता है, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करता है हमारे पास, किस में, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट करता है भाई, जब हम H2SO4 की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में जब हम कर रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। हम ब्रेक लेंगे अभी, तुम लोग जो है इंतजार करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये सारी प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई भाई, जल्दी से बताओ, सब समझ में आ गए। यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एज अ फाउंडेशन ये करता है, और दूसरी बात क्या करता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड में आता है। सही है। हुमैरा, मुनीरा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। इंशरा ने आज कुछ नहीं बोला, इंशरा बेटा कहाँ गायब हो तुम? इंशरा क्लास में नहीं है, इंशरा तो है। उरीदा बेटा, तुम्हारी समझ में आ रहा है, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, आगे बढ़े। उरीदा बेटा तुम बता दो, तुम्हारा एक भी जवाब नहीं आया अब तक, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लो, और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में समझना है, डायरेक्ट फॉरन नहीं समझ में आ रहा तो भी इशू नहीं है। और अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तुम्हें कि मैं मिस आउट करता जा रहा हूँ, तो मुझे बता देना, मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करता, ठीक है। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल कंपाउंड। मैंने तुम लोग को क्या कहा था भाई, इंडस्ट्रियल कंपाउंड में किस में पढ़ाऊंगा, जब मैं हाइड्राइड्स पढ़ा था, मैंने तुम लोग से वादा किया था कि मैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा। अब भाई देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं भाई, मैंने जो बताया था कि एज अ हाइड्राइड जो होती हैं चीजें, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मेटल है, ठीक है, ये जो है तुम्हारे पास पीटी का मेटल है, ठीक है। पीटी क्या होता है,
Pt क्या होता है, प्लेटिनम, ठीक है। सही है। इस पे क्या हो रहा है, छोटे 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 ना ये जो स्पेसेस है ना ये खाली है, सही है, ये फुली जैम पैक नहीं होते, सही है, इनके अंदर क्या होते हैं, ये स्पेसेस खाली होती हैं, ठीक है, इसीलिए एज ए कैटलिस्ट भी रिएक्ट एक्ट करते हैं ये, ठीक है। और क्या हो गया, ये ऐसी स्पेसेस खाली होती हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो बहुत स्मॉल होता है। अब बच्चे मुझसे पूछे हैं, एक बार मुझसे बच्चे ने पूछा था सर क्लोरीन का भी स्मॉल होता है, मैंने बोला देखो क्लोरीन का स्मॉल नहीं होता, कार्बन का जरूर स्मॉल होता है, ठीक है। लेकिन मे बी पॉसिबल कार्बन जो है सिट करता हो उस पर, ठीक है, मुझे नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि केमिकल कॉम्पोजिशन कोई चेंज नहीं होती, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल कोई चेंज नहीं होती। अब हाइड्रोजन जो है इस पे जो है फिजिकली बैठेगा और क्या होगा, बैठ जाएगा और जगह अपनी घेर लेगा और क्या बना लेगा, मेटेलिक हाइड्राइड, ठीक है। ये क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम हमारे पास क्या है, मेटल है। और जब इस पे हाइड्रोजन आके बैठ गया, फिजिकली बैठा है, ठीक है, बैठना लेमैन की टर्म है, मेटेलिक हाइड्राइड, ठीक है। सही है, हाइड सही है, क्या हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन भी वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ये जो स्पेसेस है ना इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल, ठीक है, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्या होते हैं ये स्पेसेस छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जिसमें हमारे जो स्मॉल एटम्स है, फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और कौन कौन से हो गए भाई, मैंने लिख के तो लगाए थे सर्च करके आज, कार्बन, हाइड्रोजन है, बोरॉन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है और नाइट्रोजन है, ये ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये आराम से उसके अंदर जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो है अपनी जगह बना लेते हैं और वहां पे शिट कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है, उसकी कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती। तो ये सब क्या हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, ठीक है, कोई केमिकल नहीं हो रहा। अगर हम किसी को हाई प्रेशर में भी किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन ये कंप्लीटली फिजिकल रिएक्शन है, ये फिजिकली बॉन्ड बाउंड भी नहीं हो रहे जाके सॉरी, ये क्या हो रहा है, जाके सिर्फ जो है सिट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये उस पे जाके बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये उस जो है इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस हैं उनमें जाके क्या कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो होल्स हैं लेटिस स्ट्रक्चर में उनमें जाके हो रहे हैं। अब दूसरी बात जो है, आज जो मुझसे अदीना ने मुझसे पूछी, सर कौन कौन से होंगे भाई, ये देख लो, जो एलॉयज होते हैं ना, जो एलॉयज होते हैं ना, जो एलॉयज होते हैं ना, वो भी जो है हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब वो क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं, वो भी इसी तरह होते हैं बेटा, वो तुम्हें क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तुम्हें इस चीज में नहीं जाना कि वो तो बड़े होते हैं छोटे होते हैं, इस चीज को नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आया था कि ये क्यों है, लेकिन हमारी बुक में लिखा हुआ है कि जो अलॉयज हैं वो भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल कंपेटिबिलिटी ओ कोई केमिकल कंपेटिबिलिटी नहीं होती, केमिकल कॉम्पोजिशन इनकी नहीं हो रही होती, ये फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो इंटरस्टिशियल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने जो स्पेसेस हैं उसके दरमियान की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरते, लेकिन यहाँ पे ये है कि केमिकल कॉम्पोजिशन कोई नहीं होती, 100% फिजिकली हो रहा होता है सब कुछ, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ये जो मैं एमसीक्यूज दूंगा उसमें भी तुम लोग की समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो है क्या है, पढ़ लेता हूँ एक बार इसको। हाँ, अब ये क्या होता है भाई, कोई इनका जो जो इनका शेप होता है वो कोई आइडेंटिफाइड नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता, किस तरह होता है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक शेप होता है। इस नॉन स्टोशियोमेट्रिक मतलब कि भाई स्टोशियोमेट्रिक इसको कहते हैं कि भाई एक कंप्लीट की जो फिगर है वो आ रही हो, ठीक है। 1 मिनट में हम ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये इंटरस्टिशियल खत्म करके, सही है। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक जो है ये हमारे पास जियोमेट्री जो है इसकी एक डेफिनेट शेप नहीं है, इनडेफिनेट शेप में होते हैं। ये क्या करते हैं, फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, केमिकल कोई कॉम्पोजिशन नहीं होती, ये बातें दिमाग में रखनी है जो जो मैं बताता जा रहा हूँ, सही है। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से और साइज ऑफ एटम ये सब पढ़ना है, और फिर आगे चलना है हमें कोरोजन एंड प्रिवेंशन की तरफ, ठीक है। और हम इसके बाद मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह 5-7 मिनट के बाद, वैसे 10 मिनट में बोलता हूँ लेकिन गैप दे देता हूँ, 5 मिनट में ही 5 मिनट में ही बुला लेता हूँ, ठीक है।
सही है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर।